इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक तो है वो जिनको कोरोना वायरस की वैक्सीन चाहिए, और एक तो है वो जिनको वैक्सीन नहीं, जिनको मेडिसिन चाहिए, जो बोलते रहते हैं मेरे को ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। कहां है? कहां छिपा हुआ है? बोलती बंद क्यों? ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। कोई नहीं, आज इनकी सुन लेते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने किसी बेयर ग्रिल्स के एपिसोड में या डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी कहीं ना कहीं देखा रहेगा कि नदी किनारे कोई इंसान बैठा है जो नदी में कांटा डाले हुए, उस कांटे में एक छोटी मछली है और वो राह देख रहा है कि कोई बड़ी मछली आके उसके कांटे में फंस जाए। बिल्कुल इसी तरीके से फिशिंग टेक्निक से साइंटिस्टों की एक टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक मॉलिक्यूल का इन्वेंशन किया है। आज अपन इसी वीडियो में उसी को लेकर बात करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। वहां पे एक यूनिवर्सिटी है, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। वहां पे साइंटिस्टों की एक टीम ऐसे ही मेडिसिन पे काम कर रही थी, ढूंढने की कोशिश कर रही थी कोरोना वायरस के खिलाफ कोई मेडिसिन मिल रही है क्या। उन्होंने एक कांटा बनाया, एक कांटा जिसके ऊपर उन्होंने कोरोना वायरस लगाया। फिर उस कांटे को उन्होंने एक बायोलॉजिकल पूल में डाल दिया, यानी कि एक नदी में छोड़ दिया। उस नदी के अंदर 100,000 करोड़ किस्म के एंटीबॉडीज थे और वो राह देखते बैठे कि कोई बड़ी मछली आके इस कांटे में फंस जा रही है, यानी कि कोई एंटीबॉडी आके इस कोरोना वायरस के साथ फिक्स हो रही है क्या। और उनका ये तरीका काम कर गया। कुछ ही दिनों बाद एक एंटीबॉडी आके उस कोरोना वायरस को अटैच हुआ। ना ही सिर्फ अच्छे से अटैच हुआ बल्कि उसने उस वायरस की पावर भी खत्म कर दी। उन्होंने तुरंत ही इस मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया, उसको लेबोरेटरी में बनाना चाहा और वो बन भी गया। और उन्होंने एक्स्ट्रा स्टडी भी किया, उसमें उनको समझ में आया कि ये पूरी पूरी एंटीबॉडी की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसका सिर्फ 1/10 हिस्सा ही काफ़ी है। एंटीबॉडी जनरली दो हिस्सों में बनती है, एक हेवी चेन और एक लाइट चेन। तो इस एंटीबॉडी का जो हेवी चेन वाला हिस्सा है ना, उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही काफ़ी है पूरे वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तुरंत इन्होंने प्री क्लिनिकल स्टडी चालू कर दिया। एक माइस के सेट के ऊपर और एक हैमस्टर्स के सेट के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उन चूहों को और उन हैमस्टर्स को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन दिया गया। फिर बाद में इस नई ढूंढी हुई एंटीबॉडी का बहुत ही थोड़ा सा डोज इन दोनों भी ग्रुप्स में दे दिया गया और सच में ये दवा काम कर गई। कोरोना वायरस लिटरली खत्म हो गया। अब आप सोचते रहेंगे कि अब तक तो वैक्सीन कर रहा था, वैक्सीन ने इतना टाइम कंज्यूम किया है, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन सेकंड और थर्ड फेज में ही लटके हुए हैं, कोई वैक्सीन आज तक कोरोना वायरस का कुछ उखाड़ नहीं पाई है। तो ये नई मेडिसिन है, अब तक तो मेडिसिन भी नहीं है बोल रहे थे, तो ये नई मेडिसिन अचानक कहां से आई और आ भी गई तो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पेंडिंग है। फिर वो अप्रूव कब होगा, मार्केट में कब मिलेगा, हमें कब मिलेगा, और मिल भी गया तो क्या उखाड़ लेगा। देखो, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी साइज। ये इतना छोटा है ना कि इसे एडमिनिस्टर करने के लिए हो सकता है हमें सिरिंजेस और इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीन तो अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इसके बाद का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतनी सारी वैक्सीन को इतने सारे लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए पॉसिबली ऐसे बोला जा रहा है कि सिरिंजेस और इंजेक्शंस की कमी यानी कि शॉर्टेज क्रिएट हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें ये मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के लिए किसी इंजेक्शन की जरूरत ना भी पड़ सकती है। हम इस मेडिसिन को नेजल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नाक से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इनहेल करके, और ये बहुत सटीक काम करता है। इसकी छोटी साइज होने की वजह से मान लो आपके पास मॉडर्ना वैक्सीन यानी कि एक बहुत बड़ी फरारी है जो कि हाईली इक्विप्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भरे हुए हैं, लेकिन वो अगर कहीं ट्रैफिक में फंस जाती है तब उस कार के ओनर को स्प्लेंडर प्लस की याद आ ही जाती है। काश मेरे पास स्प्लेंडर प्लस होती तो ट्रैफिक में से जुप 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 मैं मेरी मंजिल तक पहुंच जाता। ऐसे उसके दिमाग में एक ना एक बार ख्याल तो आ ही जाता है। वैसे ये मेडिसिन इतना छोटा है ना कि ये भी अपनी बॉडी में कई सारे ट्रैफिक्स को बाईपास करके सीधे वायरस को टारगेट कर सकता है। ये अपने सेल को तक अटैच नहीं होता किसी भी बॉडी सेल्स के साथ, ये किसी भी बॉडी सेल्स के फंक्शंस में इंटरफेयर भी नहीं करता, यानी कि साइड इफेक्ट का भी बहुत कम चांस होता है और ये बहुत ही कम क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा इफेक्ट छोड़ जाता है। वैक्सीन के केस में दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है उस वैक्सीन का स्टोरेज। जब कोई वैक्सीन बनती है तो उसे स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। वो रेफ्रिजरेटर कोई ऑर्डिनरी रेफ्रिजरेटर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये मॉडर्ना वैक्सीन है ना, इसे स्टोर करने के लिए ऐसे स्पेशलाइज्ड रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत पड़ती है जिनका टेम्परेचर -70 डिग्री तक एक्सट्रीम कोल्ड हो। अमेरिका में तो ऐसे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स है, लेकिन क्या इंडिया में है? ये वैक्सीन अमेरिका में बन तो जाएगी, वो एयरवेज से सेफली इंडिया में लेट से मुंबई तक आ भी जाएगी, लेकिन क्या अपने पास ऐसे एक्सट्रीम कोल्ड वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो मुंबई से इस वैक्सीन को सेफली नासिक, मुंबई से नागपुर, मुंबई से गडचिरोली, मुंबई से कोल्हापुर तक कन्वे करके लेके जा पाए?
और उस वैक्सीन को सेफली एक्टिव रख पाए। क्या अपने हॉस्पिटल्स इतने हाईली इक्विप्ड हैं? क्या अपने हॉस्पिटल्स में ऐसे रेफ्रिजरेटर्स हैं जो इन वैक्सीन को एक्टिवली स्टोर करके रख पाए और कंज्यूमर को एक एक्टिव वैक्सीन प्रोवाइड कर पाए? ये जो नया मॉलिक्यूल इन्वेंट किया है ना बॉस, इसके स्टोरेज को लेके भी कोई झिकझिक नहीं है इसे, और इसका भी केमिकल फॉर्मूला भी हमें पता है, तो हम इसे लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। और इसे कमर्शियली कैसे मैन्युफैक्चर करना है वो भी अभी हम ऑलमोस्ट समझ चुके हैं। और रही बात वैक्सीन के कंपैरिजन में, तो वैक्सीन सिर्फ हम उन लोगों को दे सकते हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इन्फेक्शन से जिनको बचाना है। ऑलरेडी इन्फेक्टेड बंदे में वैक्सीन कभी काम नहीं करती। रही बात इस मॉलिक्यूल को लेके, तो इसे हम एज अ प्रोफाइलेक्टिक भी यूज कर सकते हैं, एज अ थेरापेटिक भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एज अ प्रिवेंटिव भी यूज कर सकते हैं। जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे हाई रिस्क में काम करने वाले बंदों को भी दे सकते हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। प्लस जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उनको इन्फेक्शन से बाहर निकालने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा अब तक की स्टडी तो बता रही है। बॉस फिंगर्स क्रॉस, इसके क्लिनिकल ट्रायल जल्द से जल्द खत्म हो जाने चाहिए। आई थिंक ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन का जब क्लिनिकल ट्रायल होता है तो ये एक लंबी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाती है। वैक्सीन हमें एडमिनिस्टर करनी पड़ती है, फिर हमें वेट करना पड़ता है अपनी बॉडी किस तरीके से एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, और इस रिस्पॉन्स को बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडीज है बॉस, बस इसे हमें यूज करना है, फटाफट से इसके रीडिंग्स लेने हैं। बहुत ही आसान लग रहा है ये सब। होपफुली आने वाले साल में पहले 3-4 महीने में ये सब चीज़ें खत्म हो जाए, फटाफट ये अप्रूवल होकर मार्केट में अवेलेबल हो जाए, सबको मिल जाए। वैक्सीन आने से पहले ही ये अवेलेबल हो सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। फिलहाल आपके क्या ख्याल है इस मेडिसिन को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन करके मुझे बताइए। AB8 नाम है इस एंटीबॉडी का, अभी तक नाम नहीं बताया था पूरे वीडियो में, आई एम सॉरी। बाय द वे, ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हो सके तो शेयर कीजिए, उतनी ही चैनल की ग्रोथ में हेल्प हो जाएगी यार। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ यार कोई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मुझे जल्द से जल्द एक 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे कई सारी दिक्कतें आ रही है। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, तो वो वीडियो डीमोनेटाइज हो रही है, पता नहीं किस रीजन से। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे चैट सपोर्ट की जरूरत है, और वो मुझे तब मिलेगा जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो में। टिल देन बाय बाय और हाई फाइव।